ऋषि एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी का मालिक था। विजेंद्र और ऋषि दोनों ही अपने कारोबार को साथ मिलकर संभाला करते, लेकिन ऋषि की बीवी मालिनी बहुत लालची थी। वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पागल थी और प्रॉपर्टी के लिए उससे रोज लड़ती थी। ऋषि, तुम कब तक मुझे ऐसे ही रखने वाले हो? मेरे नाम पर जायदाद कब होगी? हमारी शादी को अब 1 महीना भी हो चुका है, फिर भी क्या फायदा मेरा इतने अमीर घर की बहू होकर? मालिनी, तुम कभी तो शांत रह लिया करो यार। जब देखो तब पैसा 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 करती रहती हो। अरे पैसों के आगे भी एक दुनिया है। तुम्हें इतना लालच क्यों है? क्या पता कहीं भाग के तो नहीं जा रहा ना कोई? सब कुछ अपना ही तो है। अच्छा, तो अब अपना हक मांग लिया तो मैं लालची बन गई? वाह, क्या आदमी हो तुम ऋषि। मालिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो अपनी सास के नेकलेस, ससुर के पैसे, सब कुछ सरेआम हड़प लेती है। मम्मी जी, अब ये सोने का नेकलेस मेरा हो गया, लाइए मुझे दीजिए। और पापा, मैंने आपकी अलमारी में से 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे एक डिजाइनर ड्रेस खरीदनी है, इसीलिए। ठीक है? हे भगवान, अरे तू पगला गई है क्या बहू? हमारी अलमारी को हमारी अनुमति के बिना छूने की हिम्मत भी कैसे की तुमने मालिनी बहू? तुम इस घर की बहू हो तो अपने बहू धर्म में ही रहो। उसकी लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, वरना हमें भी लक्ष्मण रेखा को पार करना अच्छे से आता है। मालिनी के बढ़ते लालच को देखकर ऋषि एक दिन एक फैसला लेता है और वो उसे छोड़ देता है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है और मालिनी 2 करोड़ रुपए की शॉपिंग बिना पूछे करके आती है। बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक मालिनी, बहुत सह लिया तुम्हें हमने, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, इसलिए इतना उड़ती हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हें उन सब रिश्तों से बेदखल कर रहा हूं। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना मुझे, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की तो लालची औरत कहीं की। ऋषि मालिनी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर हवेली के दरवाजे बंद कर देता है। देख लूंगी, सबको देख लूंगी। मालिनी के साथ जो तूने किया है ना ऋषि, वो तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। देख लूंगी। मालिनी वहां से चली जाती है। ऋषि के जीवन में अब कुछ दिनों बाद नैना नामक एक लड़की आती है। नैना और ऋषि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। नैना, तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ एकदम सही सही लगने लगा। आई लव यू नैना। आई लव यू टू ऋषि। रोमांस हो गया हो तो हमें जरा खाना मिलेगा कि नहीं बहू रानी? भूल तो नहीं रही हो ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ बहू रानी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना बना दो। जी माँ जी, जी पापा जी। नैना अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिन्हें खाकर राजेश्वरी, विजेंद्र और ऋषि तो नैना के खाने के दीवाने हो जाते हैं। बाप रे बाप बहू रानी, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाया है। मान गई तुम्हें मैं बहू रानी, मान गई। सच में इतना लाजवाब खाना तो हमने हमारे जीवन में पहले कभी भी नहीं खाया। मजा ही आ गया। ये लो बहू रानी, ये तुम्हारा शगुन, मना मत करना। विजेंद्र और राजेश्वरी दोनों सास ससुर नैना को शगुन देते हैं और ऋषि तो नैना को एक खूबसूरत सा नेकलेस गिफ्ट करता है। नैना और ऋषि दोनों ही हनीमून पर जाते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। उन दोनों की फोटोज को सोशल मीडिया पर देखकर मालिनी बुरी तरह जल जाती है। इन दोनों को मैं इतना खुश कभी नहीं रहने दूंगी। बहुत प्यार करता है ना ये ऋषि इस नैना से। अब देखना कैसे इन दोनों को जुदा करती हूँ। जब नैना ही नहीं रहेगी तो फिर ऋषि तो पूरी तरह टूट जाएगा। अब ये मालिनी अपनी सौतन नैना को जान से मार कर ही दम लेगी। हाँ। मालिनी राजस्थानी साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़ती है और अपनी शक्ल छुपाते हुए वो हवेली के अंदर प्रवेश करती है। भाई साहब, मारे को अट्ठे नैना जी ने बुलाया है नौकरानी के काम के वास्ते।
ओह ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है नैना ने तुम्हें अपनी पर्सनल नौकरानी के तौर पर बुलाया है। तुम एक काम करो, जाओ, वो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसमें से तीसरा कमरा, उसमें नैना है। जाओ, ध्यान से जाना, सीढ़ियां हैं। धन्यवाद भाई साहब मारे को हवेली में आन देन की अनुमति देने वास्ते। मालिनी घूंघट में अपना चेहरा छुपाते हुए नैना के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि नैना तो सो रही है। लेकिन तू चिंता मत कर नैना की बच्ची, तेरा खात्मा तो मैं ही करूंगी, देख लेना, और वो भी बहुत जल्द। हाँ। थोड़े दिनों बाद ऋषि और विजेंद्र का बिजनेस बहुत बड़े लॉस में चला जाता है और तभी उनके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा अब, हमारा पूरा कारोबार ठप पड़ गया है। जितने भी पैसे थे हमारे पास सब कुछ खत्म हो गए हैं। चिंता मत करो, भगवान जी सब ठीक कर देंगे, हिम्मत और भरोसा रखो। हाँ ऋषि, बिजनेस खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही अंत है, ये तो नए चैलेंजेस का आरंभ है। इसीलिए इसे खुशी खुशी स्वीकारो और लाइफ में आगे बढ़ो। विजेंद्र और ऋषि कई सारी जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। उनकी आर्थिक समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें हवेली छोड़कर एक छोटे से मकान में रहना पड़ता है। तभी नैना एक फैसला लेती है। माँ जी, पापा जी, ऋषि, मैंने कुछ सोचा है। मैं एक ढाबा खोलूंगी जिसमें खाना बनाकर मैं बेचा करूंगी और पैसे कमाया करूंगी। एक ढाबा? लेकिन नैना, तुम्हें ये सारी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और पापा है ना, हम इस मुसीबत भरे समय से बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। नहीं ऋषि, मैं ढाबा खोलकर किसी दिक्कत को बुलावा नहीं दे रही हूँ। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और बस अपनी इसी कला को अपने प्रोफेशन में बदल रही हूँ। ढाबा चलाने से घर में 2 पैसे आएंगे और तब तक पापा जी और तुम्हारी भी कहीं किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। बस। घर वाले नैना की इस बात पर सहमति जताते हैं और नैना अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहां वो बढ़िया खाना बनाकर बेचने लगती है और सभी बड़े ही मजे से उसका खाना खाते हैं। ओहो, हाँ, अरे इतना लजीज और मजेदार खाना तो मैंने जीवन में पहली बार खा रहा हूँ। अरे शुक्रिया नैना जी, इस स्वादिष्ट खाने को हमें खिलाने के लिए और आपका ये सुंदर सा ढाबा खोलने के लिए। वाकई में आपका ढाबा नंबर 1 ढाबा है। जी शुक्रिया। कुछ ही दिनों के अंतर्गत नैना का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है